Bismillahirrahmanirrahim. So we are coming back for second session of today's lecture. Uh, that is about planning fallacy. बेटा अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि प्लानिंग फैलेसी के मुतल्लिक है. अच्छा, व्हाट इज प्लानिंग फैलेसी? प्लानिंग फैलेसी, प्लानिंग आप हमेशा आज बैठकर आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग करते हैं. फैलेसी, फैलेसी यानी गलत होना, आपकी प्लानिंग का गलत होना. तो बेटा ऐसा हर किसी की जिंदगी में कई बार होता है कि वो जो चीजें प्लान करे आगे चल के वो चीजें वैसे ना हो, बल्कि चीजें आगे पीछे हो जाएं. इस सिचुएशन को हम कहते हैं प्लानिंग फैलेसी. ये भी मिस जजमेंट का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है या एक फॉर्म है, आप इसको यूं कह सकते हैं. नंबर वन, हाउ मच फ्री टाइम डू यू हैव टुडे? आप जब जब आप सुबह आप उठते हैं नींद से तो आपसे पूछा जाए, हाँ भाई बताएं आज आपके पास कितना टाइम है फ्री, तो आप कभी भी एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे. जितना टाइम आप बताएंगे या तो उससे ज्यादा आपके पास फ्री टाइम होगा या तो उससे कम आपके पास फ्री टाइम होगा. हाउ मच फ्री टाइम डू यू एक्सपेक्ट यू विल हैव अ मंथ फ्रॉम टुडे? यानी आज के बाद फिक्स एक महीने के बाद आपके पास कितना फ्री टाइम होगा रोजाना की बुनियाद पर. तो आपका जो जवाब होगा वो जवाब अगर आप लिख लें और एक महीना आने के बाद फिर आप जब देखेंगे तो आपका वो जवाब बिल्कुल भी गलत होगा. आपके पास या तो उस वक्त से ज्यादा टाइम फ्री होगा या तो उस वक्त से कम फ्री टाइम होगा. नंबर टू, most of us overestimate how much we will be getting done. यानी आपको किसी काम को करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है, इस चीज को आप हमेशा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज को करने के लिए आपको एक महीना चाहिए लेकिन आप जज्बात में आकर कहते हैं नहीं ये तो 15 दिन का काम है, ये तो 10 दिन का काम है, ये तो हो जाएगा. फिर नतीजा क्या निकलता है, आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई हमें कुछ और टाइम मजीद दिया जाए. एंड देयर फोर हाउ मच फ्री टाइम वी विल हैव, यानी कि आप चूंकि ओवर एस्टिमेट करते हैं कि कितना टाइम आपको दरकार है अपने काम करने के लिए, इसी वजह से आपके पास फ्री टाइम कितना होगा उसके लिए आपके पास कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता. नंबर थ्री, प्रोफेशनल प्लानर्स टू routinely underestimate the time and expense of projects. बेटा आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में या जो इदारे हैं जहाँ पे तरक्याती काम होता है, ये जो पुलें बनती है, रास्ते बनते हैं, डैम बनते हैं और जो तरक्याती काम होते हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा स्टेडियम्स बनते हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा ये जो प्रोफेशनल प्लानर्स, अब उन चीज़ों की प्लानिंग कौन करता है? वो प्रोफेशनल प्लानर्स होते हैं. वो प्लानिंग कैसे करते हैं कि भाई हमें इस चीज को बनाने के लिए कितना अरसा लगेगा और उसके लिए कितने पैसे हमें चाहिए. कितना अरसा लगेगा और कितने पैसे हमें चाहिए, इन दोनों चीजों का एस्टिमेशन लगाते वक्त, यानी इन दोनों चीजों का एस्टिमेशन लगाते वक्त वो हमेशा ओवर एस्टिमेशन का शिकार हो जाते हैं. इसीलिए वो मिस जजमेंट कर बैठते हैं. नंबर फोर, अब बेटा एक न्यूज बता रहे हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर फोर में. इन 1969 1969 में
मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल मेयर जीन ड्रेप्यू प्राउडली अनाउंस्ड दैट, एक मेयर था मॉन्ट्रियल शहर का जिसने बड़े फख्र से ऐलान किया दैट 120 मिलियन डॉलर, यानी उसने कहा 120 मिलियन डॉलर में स्टेडियम बनेगा जो हम बना रहे हैं, विद अ रिट्रैक्टेबल रूफ वुड बी बिल्ट फॉर द 1976 ओलंपिक्स। इस बंदे ने क्या दावा किया था कि हम एक स्टेडियम बनाएंगे, कितने अरसे तक, 1969 में इसने ये दावा किया, और 1976 का साल बताया कि इस 76 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, 76 तक कंप्लीट कर लेंगे, यानी 6 साल ये और 1-2 साल ये, तकरीबन 8 साल या 7 साल के अरसे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टाइम उसने बताया, और पैसे उसने कितने बताया कि हमें कितने पैसे चाहिए स्टेडियम को बनाने के लिए, 120 मिलियन 120 मिलियन रुपए चाहिए हमें इस स्टेडियम को बनाने में। लेकिन फाइनली आखिरकार नतीजा क्या निकला? द रूफ वॉज कंप्लीटेड इन 1989। जो चीज 76 में कंप्लीट होनी थी वो 1989, यानी कितने साल ज्यादा लगे? 13 साल। 7 साल की चीज 13 साल मजीद ले गई। ये क्या थी उनकी? मिस जजमेंट। क्यों हुई थी? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। उनके अंदर जो प्रॉब्लम आएंगे उनको उनका पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अच्छा, और खर्च कितना हुआ? ये जो 120 मिलियन रुपए में जो सारा स्टेडियम, ये लोग कह रहे थे कि सारा स्टेडियम बन जाएगा कितने में? 120 मिलियन रुपए में। तो कहते हैं कि ये जो छत सिर्फ इसकी कंप्लीट हुई, ये 120 मिलियन रुपए खा गई, यानी इसकी फकत और फकत छत जो है उस स्टेडियम की वो कंप्लीट होने में 120 मिलियन रुपए खा गई। तो ये बहुत बड़ा मिसाल है प्लानिंग फैलेसी का, कि आप आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग करते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवर एस्टिमेशन की वजह से आप वो प्लानिंग फैलेसी हो जाती है, और नतीजा क्या निकलता है? मिस जजमेंट। दूसरा मिसाल, नंबर 5, इन 1985 में ऑफिशियल्स एस्टिमेटेड दैट बोस्टन्स बिग डिग हाईवे प्रोजेक्ट वुड कॉस्ट 2.6 बिलियन एंड टेक अंटिल 1998। अच्छा, 1985 में बैठकर ये बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 1998 तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। 98 तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, ये जो हाईवे प्रोजेक्ट था 98 तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो कंप्लीट कब हुआ? 2006 में। कितने साल ज्यादा हुए? 8 साल ज्यादा ले लिए। 12 साल का प्रोजेक्ट था जो कि 20 साल तक लंबा चला गया, 8 साल ज्यादा ले लिया। कोई एक दिन या एक महीने का प्रॉब्लम नहीं था, 8 साल ज्यादा ले लिया। और पैसे कितने ज्यादा लगे? इन्होंने कहा था कि 2.6 बिलियन डॉलर, 2.6 बिलियन डॉलर में हम ये चीज बना लेंगे। लेकिन उसका टोटल खर्चा कितना लगा? 14.6 बिलियन डॉलर। तो ये मिसालें किस चीज की है? प्लानिंग फेलेसी। आप जो आज बैठकर आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग करते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन की वजह से मिस जजमेंट आपकी हो जाती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, पॉलिटिकल ओवर कॉन्फिडेंस। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है बेटा, ये फकत हमारी इनफरादी जिंदगी में नहीं होता, बल्कि ये हमारी सियासी जिंदगी में भी होता है। सियासत के अंदर भी ओवर कॉन्फिडेंस पाया जाता है। उसकी कुछ मिसालें, नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर्स कैन रेक हैवक। यानी अगर आपका जो डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन, वो अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लिया है वो डिसीजन,
तो वो डिसीजन क्या नुकसान पहुंचा सकता है? कैन रेक हैवक, यानी वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है? वो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, वो सियासी फैसला जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किया है। नंबर 2, it was it was a confident Adolf Hitler who from 1939 to 1945 waged war against the rest of the Europe। यानी आप लोगों ने बेटा अडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, जर्मनी, नाजी जर्मनी का जो लीडर था। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड जंग जो थी, वर्ल्ड वॉर, जंग अजीम दोम, वो जर्मनी ने इस अडोल्फ हिटलर की सरबराही में लड़ी थी। अच्छा, इस बंदे ने जंग क्यों की? ये नाजी सुपरमेसिस्ट पर बिलीव करता था कि हम हैं जो सुप्रीम रेस हैं, हमें हुकूमत करने का हक है। तो इसने पूरे यूरोप के खिलाफ जंग जो है वो शुरू कर दी, सेकंड जंग। अच्छा, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस था कि मैं ये जंग जीत भी लूंगा और फिर मैं हुक्मरानी भी करूंगा सारे यूरोप पर। इस ओवर कॉन्फिडेंस और इस डिसीजन की वजह से सारा खिता जो है, बल्कि सारी दुनिया जो है, जंग अजीम दोम का शिकार हो गई। बेटा किसकी माइक ओपन है? प्लीज माइक बंद कर दे। नंबर 3, it was a confident Lyndon Johnson who in the 1960s invested US weapons and soldiers in the short effort to salvage democracy in South Vietnam। बेटा आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका ने 60s के जमाने में वियतनाम पर हमला किया था। उस वक्त उनका जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था लिंडन जॉनसन। अब उसने क्यों हमला किया था? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि वियतनाम में हम हमला करेंगे और वहां पे हम अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इस बंदे ने हमला किया और ये जंग छिड़ी जिसमें लाखों लोग मर गए एक ओवर कॉन्फिडेंट जजमेंट की वजह से। नंबर 4, it was a confident Saddam Hussein in 1990 who marched his army into Kuwait and in 2003 promised to defeat invading armies। बेटा आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, सद्दाम हुसैन हुआ करता था एक लीडर इराक का। 2003 में, बल्कि 1990 में जब ये प्रेसिडेंट था, तब उसने कुवैत पर अपनी फौजें चढ़ा दौड़ी, हमला किया और उसको ये लगा था कि ये छोटा सा मुल्क है और मैं जो है उस पर कब्जा करने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? वो कामयाब नहीं हो सका और जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने कुवैत की मदद की और सद्दाम हुसैन को वहां से निकाल दिया। और 2003 में उसने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि ये जो अमेरिका और जो इत्तेहादी अफवाजें हैं जिन्होंने इराक में हमला कर दिया है, हम उनको डिफीट करेंगे, हम उनको शिकस्त देंगे। अब ये भी क्या था उसका? ओवर कॉन्फिडेंस था, अपनी सलाहियतों पर ओवर कॉन्फिडेंस था। यहाँ पे आपको इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस दिखाई दे रही है। अब इग्नोरेंस उसकी क्या थी? यानी उनके पास वो सलाहियत नहीं थी, लेकिन उसके पास वो सलाहियत नहीं है, इस चीज की भी सलाहियत नहीं है कि वो सलाहियत को जान सके कि हमारे पास सलाहियत नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो गया, यानी उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं थी कि वो उस उस सलाहियत को, वो इस उसके पास वो सलाहियत ही नहीं थी कि वो अपनी नासलाहियत को पहचान पाता। नंबर 5, it was a confident George W. Bush who proclaimed that peaceful democracy would soon prevail in liberated and thriving Iraq। अब आपने एक और प्रेसिडेंट का नाम सुना, अमेरिका का प्रेसिडेंट था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2000 से लेकर 2008 तक 2 बार वो प्रेसिडेंट था। तो इराक पर जब वो हमला कर रहा था तो वो ओवर कॉन्फिडेंस था किस चीज के बारे में? अच्छा, उन लोगों ने हमला किया क्यों किया था? वजह क्या थी हमलों की? इल्जाम क्या लगाया था कि इराक के पास जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी बहुत बड़े बायोलॉजिकल वेपन्स हैं सद्दाम हुसैन के पास, जिनको हमने डिस्ट्रॉय करना है।
अच्छा, ये उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एजेंसियों ने उसको रिपोर्ट दी थी कि सद्दाम हुसैन के पास ये हथियार हैं, लेकिन आज के दिन तक वो हथियार नहीं निकले हैं। आज के दिन तक वो हथियार नहीं निकले हैं जिन हथियारों की वजह से जंग जो है वो शुरू की गई थी। तो ये भी किस वजह से? ओवर कॉन्फिडेंस। किस चीज पर ओवर कॉन्फिडेंस? यानी कि अपने जो उनकी एजेंसियां हैं कि भाई वो तो कभी गलत बोल ही नहीं सकती, उन पर अंधा एतमाद। उस अंधे एतमाद की वजह से उन लोगों से ये मिस जजमेंट हो गई इराक जंग की। और आप लोगों को पता है, बरतानिया का वजीर आजम उन दिनों था टोनी ब्लेयर। उस बंदे ने सिर्फ एक वर्ड बोला था उस जंग पे, सॉरी, हम सॉरी करते हैं, हमसे गलती हो गई। इतनी बड़ी जंग और एक लफ्ज सॉरी, किस वजह से? मिस जजमेंट की वजह से। तो ये था पॉलिटिकल ओवर कॉन्फिडेंस। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस, इस कॉन्सेप्ट में बेटा हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, प्लानिंग फेलेसी होती है, मिस जजमेंट होती है, ये क्यों होती है। इसका जवाब हमें इस कंफर्मेशन बायस से मिलेगा कि इस कंफर्मेशन बायस की वजह से हम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं और मिस जजमेंट भी कर बैठते हैं। कंफर्मेशन बायस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस? बायस यानी आपका किसी एक तरफ ज्यादा झुकाव होना, उसको हम कहते हैं बायस। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन यानी किसी चीज की तस्दीक करना। तस्दीक करना बेटा, पहले सेशन में आप लोग सुनेंगे तो उसमें एक चीज पढ़ेंगे। हमारे पास जो है एक तरह के बिलीव्स पाए जाते हैं जिन जिन जिनको हम इजीली हाथ से नहीं जाने देते। उसको हम जो है वो एक वर्ड आता है मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, उसको हम वो कहते हैं। अच्छा, ये कंफर्मेशन की वजह से होता है। कंफर्म यानी आप जिन चीजों पर बिलीव करते हैं, जो नॉलेज आपके पास पहले से मौजूद है, तो आप नई इंफॉर्मेशन से सिर्फ वो बात एक्सेप्ट करते हैं जो पहले से मौजूद आपके पास नॉलेज है उसके साथ एग्री करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जो पड़ोस में फला फैमिली है वो लोग अच्छे नहीं है। अब ये नॉलेज आपको पड़ी है लोगों से। अब एक एक और नई इंफॉर्मेशन आज उन लोगों के बारे में आपको पता चली है कि वो लोग जो है वो अच्छे लोग हैं, ये नमाज़ी पढ़ते हैं। अगर पहले से आपके जो बिलीव्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बस 15-20 लोगों ने आपको नेगेटिव बातें उन लोगों की बता दी हैं, अब ये जो आज नई इंफॉर्मेशन उनकी मिली है आपको कि भाई इनकी ये अच्छी बात, उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप किस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? वो बात जो उनके मुतालिक बुरी होगी और जो आपके पास पहले से नॉलेज है उन लोगों के मुतालिक, उससे वो बात एग्री करेगी, आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? कंफर्मेशन, यानी आप हर उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे जो पहले से मौजूद नॉलेज को कंफर्म करती हो, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जो उसके साथ कंफर्म नहीं करती आप उसको रिजेक्ट कर लेंगे। तो बेटा ये एक टेंडेंसी पाई जाती है आपके माइंड में कि आप अपने बिलीव्स के मुताबिक रखने वाली चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और बाकी जो उसके अगेंस्ट चीजें होती हैं आप उनको रिजेक्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, तो इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। अब आगे पढ़े कंफर्मेशन बायस नंबर 1। अच्छा, नंबर 1, अच्छा ये जो पीछे मैंने एक वर्ड बोला था कि पहले सेशन में आप लोग पढ़ेंगे, वो है प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन यानी पहले से मौजूद बिलीफ, पहले से मौजूद आपकी अंडरस्टैंडिंग, उनको हम कहते हैं प्री कंसेप्शन। तो बेटा प्री कंसेप्शन को अपने माइंड से निकालना बहुत मुश्किल बात होती है। नंबर 1, a tendency to search for information that confirms one's preconceptions, यानी एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें आप क्या करते हैं? सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। आप सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, सर्च करते हैं जो आपके पहले से मौजूद बिलीफ्स या प्री कंसेप्शंस को कंफर्म करती हो।
वो इंफॉर्मेशन जो आपके प्री कंसेप्शन यानी पहले से मौजूद बिलीव्स को कंफर्म करती हो, आप ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसको आप कहते हैं कंफर्मेशन बायस। नंबर 2, people also trained not to seek information that might disprove what they believe। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो उनके बिलीव को डिस्प्रूव कर दे। यानी आपने जो चीज अंडरस्टैंड कर ली है, अब आप उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस आ गया है, आप उस एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एविडेंस आपके प्री कंसेप्शंस को उड़ा के रख देगा। इसीलिए आपको प्री कंसेप्शंस जो है चूंकि बहुत अजीज होते हैं, प्यारे होते हैं, इसीलिए उनको बचाने के लिए आप हर उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते हैं जो आपके बिलीव, एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स के अगेंस्ट होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल नंबर 3, we are eager to verify our beliefs but less inclined to seek evidence that might disprove them। यानी हम दो चीजें करते हैं, eager to verify। eager कहते हैं जो बंदा बड़ा यानी कि तजस्सुस में हो, किसी चीज के पीछे भाग रहा हो। हम हर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे बिलीफ्स या प्री कंसेप्शन को वेरीफाई करने वाली होती है। वेरीफाई यानी जो चीज आपके पास पहले से मौजूद है उससे रिलेट करती है, वो उसके पीछे आप भागते हैं। लेकिन लेस इंक्लाइंड यानी उस चीज की तरफ आप जाते ही नहीं है टू सीक एविडेंस, और आप उस चीज के लिए सबूत देखते ही नहीं है जो आपके बिलीव को थोड़ा सा भी धचका पहुंचा सकते हो। इसका कंक्लूजन क्या है इस पॉइंट का, कि यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन वेरीफाई और टेस्टिफाई द प्री कंसेप्शंस, but you are not ready to accept any evidence which will disprove your preconception। अच्छा, नंबर 4, confirmation bias। नंबर 4, confirmation bias helps explain why our self images are so remarkably stable। यानी आपका जो सेल्फ इमेज है कि आप क्या हैं, ये क्यों स्टेबल रहता है, ये स्ट्रांग क्यों रहता है, क्योंकि कंफर्मेशन बायस की वजह से। आप हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके इमेज को बिगाड़ सकती है, यानी जो आपने अपने माइंड में अपना इमेज बना के रखा है, अगर उसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर सकती है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन को आने ही नहीं देते। इसीलिए आपका वो जो सेल्फ इमेज बना पड़ा है वो इंटेक्ट है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। ऐसे कई लोग होते हैं मुआशरे में जो ये परसेप्शन बना बैठते हैं कि भाई मेरा कोई हमदर्द नहीं है, सारे आसपास वाले लोग मेरे दुश्मन है। अब ये उनका प्री कंसेप्शन है। अब अगर कोई किसी उनको कहे कि हाँ यार फला बंदा आपके खिलाफ बात कर रहा था, फला बंदा आपके खिलाफ बात कर रहा था, वो कहेगा देखा मैंने कहता था कि लोग मेरे दुश्मन है। उस चीज को उसने आराम से ले लिया। लेकिन अगर उसको कहा जाए यार वो फला बंदा इतना बुरा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, वो कहेगा नहीं यार आपको क्या पता, वो कहेगा नहीं यार आपको क्या पता वो बंदा इतना बुरा है। वो कहेगा आपको क्या पता, वो बंदा वाकई भी बुरा है और मेरा बुरा चाहता है। तो वो हर उस चीज को रिजेक्ट करता है जो उसके सेल्फ इमेज से यानी मुतल्लिक नहीं होती। नंबर 5, people seek a friend and spouse those who bolster their own self views। अच्छा बेटा, आप किस तरह के लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हैं? वो लोग जो आपसे एग्री करते हैं या वो लोग जो आपसे डिसएग्री करते हैं? जो आपसे डिसएग्री करते हैं, बात बार पर आपसे आर्ग्यू करते हैं, आप उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आप उनको लोगों को दोस्त बनाते हैं जो आपके हम ख्याल होते हैं, दोनों की सोच एक जैसी होती है, आप उनको ही जो है अपना फ्रेंड बनाते हैं। और स्पाउस किसको बनाते हैं? वो जो आपका हम ख्याल होता है, जिसके आइडियाज आपसे ज्यादा मैच करते हैं, आप उसे ही अपने लिए चुनते हैं। नंबर 6, हाउ समवन विद अ डोमिनेटिंग सेल्फ इमेज माइट बिहेव एट अ पार्टी। Upon arriving, the person seeks those guests whom he knows will acknowledge her dominance। यानी domineering self image। कुछ कुछ लोग होते हैं उनका सेल्फ इमेज डोमिनियरिंग होता है। डोमिनियरिंग यानी अपने आप को ये महसूस करवाना, अपने आप को ये बताना और दूसरे लोगों को महसूस कराना कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब में मैं थोड़ा ज्यादा
इंपॉर्टेंट बंदा हूं, इसको हम कहते हैं डोमिनियरिंग। ऐसा इस तरह का बंदा जो होता है, इस तरह का इमेज रखने वाला जो बंदा होता है, वो अगर किसी पार्टी में पहुंचता है तो फिर वो क्या करेगा, वो ही विल सीक द पर्सन, यानी उन गेस्ट के दरमियान बैठेगा जिनको जो उनको पता होता है कि नोज विल एक्नॉलेज हर डोमिनेंस, यानी इसकी डोमिनेंस को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। उन लोगों के दरमियान में ही बैठता है, क्यों? क्योंकि वो लोग उनको रिकॉर्ड देंगे, उनकी प्रेस्टिज करेंगे। सीआर आप प्लीज जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस आप जरूर ले लीजिएगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर कॉन्सेप्ट वे रेमेडीज फॉर ओवर कॉन्फिडेंस। इस ओवर कॉन्फिडेंस को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है? नंबर वन, व्हाट लेसन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम रिसर्च ऑन ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हम क्या सीख सकते हैं? अच्छा, पहला सबक क्या है? पीपल्स डोगमेटिक स्टेटमेंट्स, वेरी टू बी वेरी, यानी हमें मोहतात रहना चाहिए, हमें खबरदार रहना चाहिए। किस चीज से? पीपल्स डोगमेटिक स्टेटमेंट्स। लोग कहते हैं ना, भाई आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं है ना, मैं हूं ना, आप परेशान ना हो, हम कर लेंगे। अब एक बच्चा आपको कहता है यार तुम अभी रात को नहीं पढ़ो, एग्जाम वाले दिन मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। अब आप मुतमईन होकर बैठ जाते हो, भाई फला बंदा मेरी हेल्प करेगा। उस दिन पता है उसको सर में दर्द हो जाए, वो खुद ही ना आए, तो फिर आपका क्या बनेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि लोगों की बड़ी बड़ी बातों में ना आए और लोगों की इस तरह की बातों से थोड़ा सा मोहतात रहें। नंबर थ्री, इवन व्हेन पीपल आर श्योर दे आर राइट दे मे बी रॉन्ग, यानी अगर इवन लोगों को यकीन भी हो जाए कि वो दुरुस्त हैं, फिर भी उनमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। इसीलिए चाहे कोई बंदा कितना भी एक्यूरेट और करेक्ट क्यों ना हो, आप यही समझे कि जरूर कहीं ना कोई गलती की गुंजाइश है। कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस नीड नॉट कोइंसाइड, यानी कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, यानी आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, फिर भी आपको यकीन है कि आप कर पाएंगे, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस प्लस कॉम्पिटेंस। आपके पास पहले कॉन्फिडेंस हो, उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस हो, तब जो है वो आपका यानी कि रीजनेबल कॉन्फिडेंस बनता है, तब आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं कॉम्पिटेंस को अलग रखो और कॉन्फिडेंस को अलग रखो। पहले आपके पास कॉम्पिटेंस हो, उसके बाद आप जो वो कॉन्फिडेंस को आने दें। नंबर फाइव, थ्री टेक्निक्स हैव सक्सेसफुली रिड्यूस द ओवर कॉन्फिडेंस। बेटा तीन टेक्निक्स जो हैं वो बताई गई हैं ओवर ओवर कॉन्फिडेंस के लिए कि इसको किस तरह से कम किया जाए। तीन जो है वो हैं, वो तीन क्या हैं? नंबर वन, प्रॉम्प्ट फीडबैक। आप दूसरे लोगों से फीडबैक लें कि भाई हम ये चीज करने जा रहे हैं, आप लोगों का क्या फीडबैक है। आप लोग अगर फीडबैक जो है वो यानी कि लोगों को फीडबैक देंगे तो आपका डिसीजन जो है वो हकीकत के करीब तर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर कहे कि भाई क्लास में जो है एक हम यानी कि एक सर्टिफिकेट देंगे हर साल एक बच्चे को कैरेक्टर की बुनियाद पर, जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर बच्चा होगा उसको हम इनाम देंगे। अब अगर टीचर अपनी आइडिया की बुनियाद पर किसी एक बच्चे को यानी कि नामजद कर देगा, अब टीचर को तो पता नहीं है उस बच्चे की 24 घंटे की लाइफ के बारे में, तो ये एक्यूरेट जजमेंट नहीं होगी। आप फीडबैक लेंगे उन लोगों से जो उनके घर वाले हैं, उनके मोहल्ले वाले, उनके क्लास वाले हैं, सबसे आप फीडबैक लेंगे, तब आपको उस बंदे के बारे में एक्यूरेट आइडिया आ जाएगा, तब आप जो जजमेंट बनाएंगे उसके बारे में वो एग्जैक्ट होगी। उसके बाद सेकंड टेक्निक है अनपेक अ टास्क, यानी जिस तरह से एक बड़ा टास्क है उसको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिरयानी बनानी है, 10 किलो चावल की बिरयानी बनानी। अब आप कहेंगे आधे घंटे में या 1 घंटे में तैयार हो जाएगी, नहीं। आप देखें, मुझे चावल लेने के लिए जाना है, उसको उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर प्याज काटना है उसमें कितना टाइम लगेगा, फिर घी रखना है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, फिर मिर्च काटने हैं उसमें कितना टाइम लगेगा। एक एक टास्क को अलग अलग रख के उस पूरे बड़े टास्क को ब्रेक करें, तोड़े छोटे छोटे पीसेस में, और फिर एक एक पीसेस को अलग अलग आप टाइम अलॉट करें, फिर आपकी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा, तीसरी जो है यानी थोड़ा सा शक। शक, बेटा शक जो है वो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कहते हैं कहीं कहीं पे शक की जरूरत भी होती है। तो कोई यानी किसी भी चीज में अगर आपको 100% भी यानी बिलीव हो कि ये बस एक्यूरेट आइडिया है, आप उसमें थोड़ा सा शक की गुंजाइश रखें, यार हो सकता है कि ये आगे पीछे हो जाए।
तो ये 3 जो है वो टेक्निक्स हैं ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए। नंबर 10, managers might foster more realistic judgments by insisting that all proposals and recommendation include reasons why they might not work। यानी जो मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज को इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि जो जजमेंट है वो एक्यूरेट है। वो कहते हैं कि वो यानी कि लोगों से कहें कि जो आप प्रपोजल दे रहे हैं और रिकमेंडेशन दे रहे हैं उनके लिए एक कम से कम रीजन दे कि वो क्यों यानी कि फेल जा सकती हैं, तो ये चीज भी ले उनसे। नंबर 11, still we should be careful not to undermine people's reasonable self confidence। अच्छा बेटा, कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस को जरूर खत्म करो। ओवर कॉन्फिडेंस बुरी चीज है, मिस जजमेंट की वजह बनती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को इतना भी पुश ना करो कि लोगों का जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो जाए। फिर नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उनका रहना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस को यानी खत्म करने के चक्कर में आप कॉन्फिडेंस को भी खत्म कर लें, ये चीज नहीं होनी चाहिए। Number 12, in times when their wisdom is needed, those lacking self-confidence may shrink from speaking up or making tough decision। यानी अगर इस तरह हो गया तो फिर क्या होगा, जब ऐसा मुश्किल वक्त आएगा जहां पे आपको कुछ ना कुछ बोलना है या टफ डिसीजन लेने, लोग जो वो बैक फुट पे चले जाएंगे कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए। तो इस अगर कॉन्फिडेंस जरा बराबर भी नहीं होगा तो फिर ये मसाइल पैदा हो जाएंगे। नंबर 13, overconfidence can cost us but realistic self confidence is adaptive। यानी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा हमें फायदा पहुंचाता है। अच्छा बेटा, अब जो है 2 कॉन्सेप्ट और हमारे रहते हैं जो कि आज हमने करने हैं, लेकिन बाकी जो है वो 3 मिनट रह गए हैं सेशन के, वो सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उन 2 कॉन्सेप्ट्स के लिए हम फिर तीसरे सेशन में मिलते हैं 5 या 7 मिनट के बाद, जैसे ही इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। Meow, meow.